नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और ये है हमारा खास चुनावी प्रोग्राम नेताजी घेरे में। इस एपिसोड में मेहमान जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार की सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललन टॉप बड़ा अनौपचारिक सा प्लेटफॉर्म है, रॉ सा, रियल सा। हम पटना में आपके आवास वाले दफ्तर में बैठे हैं। बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं जिसमें किसी में आप सोनिया गांधी के साथ नज़र आ रहे हैं, किसी में कांग्रेस के साथ। ये अतीत का मोह है, अतीत का स्वीकार है, क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि लंबे समय तक बचपन से हम शुरुआत से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष तक कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो आदमी को कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप आज हम जो भी कुछ पाए हैं उसमें उस कांग्रेस की भी भूमिका रही है। और कारण जो रहा हो, पार्टी हमने छोड़ दिया, पार्टी परिस्थितियां ऐसी रही। कभी कभी कुछ परिस्थितियों की वजह से आदमी किसी को छोड़ देता है और कभी कभी लाचारी में कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं। तो परिस्थितियां ऐसी आई, हमने छोड़ दिया। बट हम अपने अतीत को भूलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आज जो भी हैं उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका है। पाटलिपुत्र के चौराहों के चाणक्य कहते हैं कि अशोक चौधरी अभी भी कांग्रेस और जेडीयू के बीच संवाद की सबसे अहम कड़ी है। देखिए, ऐसा है कि परसेप्शन तो कुछ भी बनाया जा सकता है राजनीति में, परसेप्शन बनाने के लिए तो। लेकिन जिसको एक बार हम छोड़ दिए, अब तो हम फुल फ्लेजेड अपने नेता के साथ हैं और जेडीयू के साथ। नेता के साथ हैं, पर पुरानी जान पहचान है, दुआ सलाम तो फ़ोन पे होती ही रहती होगी। अब ऐसा है कि जो लोग जिनसे संपर्क में हैं, जिनसे व्यक्तिगत संबंध है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग हैं जिनसे हम कांग्रेस अध्यक्ष रहते भी बहुत अच्छे संबंध थे। मंगल पांडे जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमारे अच्छे थे। वो हमारे पास आते थे, हम उनके पास जाते थे, हम कांग्रेस अध्यक्ष थे। व्यक्तिगत संबंधों का तो कहीं कोई उससे राजनीति से लेना ही देना नहीं है। व्यक्तिगत संबंध आज भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं जिनसे अच्छे संबंध हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से लोग हैं, आरजेडी के भी बहुत से लोग हैं जिनसे अच्छे संबंध हैं। व्यक्तिगत संबंध। और हमारा तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में 20 साल हो गया, 22 साल हो गया। 2000 में पहली बार जीत के आए थे, मंत्री बने थे, और आरजेडी कांग्रेस का शासनकाल था। तो आपका अगर व्यवहार अच्छा रहता है जिन लोगों के साथ और आपके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रखने का आप प्रयास करते हैं, तो लोगों से संबंध तो बन ही जाते हैं। मुश्किल नहीं होता। जैसे मैं आर्काइव उलट रहा था, 2000 का आप चुनाव बरबीघा से लड़े जीते। जब चुनाव में कांग्रेस उतरी थी तब कह रही थी कि भाई लालू प्रसाद यादव की सरकार ठीक नहीं है, आप हमें जनादेश दो। फिर गवर्नर विनोद पांडे नीतीश कुमार को शपथ दिलवा देते हैं, फिर आप लोगों की गोलबंदी हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, और ये मैं बाकी नेताओं से भी पूछता हूँ, कि पॉलिटिकली हाउ कन्वीनियंट या अनकंफर्टेबल ये होता है कि आप अभी कल तक जिनको इलेक्शन में कोस रहे थे, कमियां बता रहे थे, अब उनके साथ खड़े हैं जनादेश की नई व्याख्या के साथ। 2000 में यही हुआ, कांग्रेस और आरजेडी साथ खड़े थे, जिसमें आप मंत्री बने। देखिए, आरजेडी 2000 में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो निश्चित रूप से हमारा अलायंस नहीं था वो, दैट वाज अ पोस्ट अलायंस। एक तो प्री अलायंस है, एक पोस्ट अलायंस है। पोस्ट अलायंस जो होती हैं वो परिस्थितियां डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नई सरकार को बनाना है और उसमें जो है पार्टी का जो बड़े नेताओं का जो निर्णय होता है उसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि 2000 में जो निर्णय हुए थे वो पार्टी नेताओं का निर्णय था और पार्टी नेताओं ने निर्णय किया, तो हम लोग मानते हैं। विधायकों से सम्मति भी तो हुई होगी। देखिए, बहुत उसका हमको लगता है कि मतलब जिसको बोलते हैं वैल्यू नहीं रह पाता है, क्योंकि पार्टी आला कमान जब एक बार निर्णय कर देता है राय मशवरा करके, तो मान लीजिए 2-4 लोग विरोध में भी हैं। उस समय भी हमको याद है बहुत 2-4 लोग थे जो उस समय लालू जी के विरोध में थे कि लालू जी के साथ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, मगर निर्णय हुआ था तो सब लोग साथ में थे। और लग रहा था कि उस समय भी कि कांग्रेस टूट जाएगी। उस समय बिहार और झारखंड साथ में था और लग रहा था कि कुछ लोग टूट जाएंगे पार्टी से, बिदक जाएंगे, निकल जाएंगे पार्टी से, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे हुआ नहीं ऐसा। और लाल बत्ती वाली गोंद की भी दरकार थी, 10 साल हुए थे सत्ता छोड़े। नहीं, वो देखिए, जो वो तो उनके लिए है जो चाहते थे।
हम तो बात कर रहे हैं उनके लिए जो नहीं चाहते थे कि हम लालू जी के साथ नहीं जाएंगे हम, तो वो जो जिनका अपर कास्ट का वोट बैंक था और अपर कास्ट वोट बैंक के बेसिस पर आए थे, वो लोग नहीं चाहते थे। बट एंड ऑफ द डे हो नहीं पाया, मतलब क्योंकि नंबर्स नहीं पूरे, इसलिए टूट नहीं पाई, कांग्रेस टूट नहीं पाई। क्योंकि टूटने के लिए तो अब तो एक नंबर चाहिए, अगर नंबर नहीं है तो आप नहीं टूट सकते हैं। देन यू हैव टू फॉलो द आला कमान का जो गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ ठहर के अतीत में दाखिल होना चाहूँगा। आपके पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके बारे में बताइए, क्योंकि एक विद्वान की टिप्पणी थी कि अशोक जी को सियासत घुट्टी में मिली है और घुट्टी में ही बहुत सारे सबक भी मिले हैं। वो सारे माइक पर बोलें ना बोलें, पर उनकी सियासत में झलकते हैं। देखिए, हम हैं बेसिकली बहुत सिंपल आदमी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और हम भावना के साथ राजनीति करते हैं। हम जिसके साथ रहते हैं, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, कि जो भी भगवान ने हमको दिया है कम बेसी, उसको हम 100% हम उस व्यक्ति के साथ दें। और हमने कांग्रेस के साथ भी, जब हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जब हमको कांग्रेस मिला था तो 4 विधायकों का कांग्रेस मिला था। और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो भी ऑल ओवर इंडिया अगर आप राजनीति देखिएगा तो इतना वहाँ पर डिसिडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना डिसिडेंट एक्टिविटी होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है पार्टी के लिए तो उसको बड़ा विरोध झेलना पड़ता है। जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना उसी दिन से विरोध चालू उसका हो जाता है, और एक बड़ा सेक्टर धीरे धीरे ज्वाइन कर लेता है उसको। तो बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना, आपको बड़ा सख्त और बहुत मतलब फर्म होना पड़ता है कि डिसीजंस करने में, फिर हाईकमान को उन बातों के लिए कन्विंस करने में, फिर निर्णय अपने पक्ष में कराने को 3 स्टेज है। यू हैव टू बी फर्म, देन यू हैव टू बी कन्विंसिंग, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट जो आप चाहते हैं वो डिसीजंस हो। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो हमने काफ़ी मेहनत करके कांग्रेस को 4 से 27 लाया। निर्णय की डिसीजंस जो 2015 में हुए, उसमें लालू प्रसाद यादव तो बेईमान आदमी है, तो कांग्रेस पार्टी को कभी भी बढ़ने इस प्रदेश में देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि कांग्रेस बढ़ेगी तो कांग्रेस जो है वो हमारे जो मुसलमान वोटर्स है, MY का जो हमारा मुसलमान है वो, और कांग्रेस जो है अपर कास्ट को ले जाएगी, तो फिर एक बड़ा फर्म खड़ा हो जाएगा कांग्रेस का यहाँ पे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो ईमानदार है ही नहीं। उन्होंने तो, हम खुद अनुभव किए हैं ना, 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने अनुभव किया और 2015 के विधानसभा चुनाव में अनुभव किया कि किस तरह से वो कांग्रेस को मार्जिनलाइज करके रखना चाहते हैं। तो जिस पार्टी, अब हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस बड़ी हो प्रदेश में। अब आलाकमान को ये मंजूरी नहीं है कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट हो, चाहती है कि भाई लालू प्रसाद यादव के माध्यम से हम बड़े हों, और जिसके माध्यम से आप बड़ा होना चाहते हैं वो आपके साथ ईमानदार नहीं है, तो आप बड़े कैसे होइएगा? आपका तो स्कोप खत्म हो गया। व्हाट हैपेंड? अगर आप 25 वर्षों का कांग्रेस 30 वर्षों का देखिएगा, एक से एक बड़े नेता चले गए, या बड़े नेता जो रह गए वो छोटा हो गया, इतना मार्जिनलाइज्ड हो गए कि वो स्मॉल हो गए। और कांग्रेस आलाकमान ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस को यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर खड़ा होना चाहिए। कौन है कांग्रेस के साथ? एक अपर कास्ट का बड़ा चंक था कांग्रेस के साथ, माइनॉरिटी थी कांग्रेस के साथ, दलित था कांग्रेस के साथ। आप अपने कोर वोटर्स को भूल गए, और आज के समय में आपके पास जो आपका जितना वोटर्स था, आपका सब आपका भाग्य, और आपको सीटें क्या देता है, मिलता है अलायंस में, वही सब सीटें मिलती हैं जिन सीटों पर कांग्रेस कभी मजबूती नहीं है, जहाँ पे आपके पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। अब लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा में पटना का सीट दिए, नालंदा का सीट दिए, गोपालगंज का सीट दिए, हाजीपुर का सीट दिए, रामविलास पासवान। तो ये सब सीटें तो कांग्रेस के लिए मजबूत सीटें नहीं है ना, तो आपको नंबर तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसी सीटें दे रहे हैं जहाँ कांग्रेस परफॉर्म ही नहीं कर सकता है। आज भी 70 सीटें मिले तो कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही है? एग्जैक्टली जो फर्म उम्मीदवार है आपका, वैसे सीटें लेके क्या फायदा? अब लड़ाने के लिए आप लड़ा सकते हैं जस्ट फॉर अ नंबर, बट यू वोंट गेट एनीथिंग। नो, एंड ऑफ द डे आप पा नहीं पाइएगा कुछ ना। तो जब जिनके साथ अलायंस है वही आपके साथ ईमानदार नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। ये आरजेडी की बेईमानी आपको 2018 के बाद ही दिखी या पहले भी दिख रही थी? पहले से दिख रही थी, पहले से दिख रही थी। 2018 के बाद नहीं, हम पहले भी कहते थे, लेकिन अब है क्या कि आप अब ऐसे आप जगह पे आप पहुंच जाइए जहां पर कि अब आलाकमान आपको बार बार बोलता हो कि नहीं भाई आरजेडी के साथ ही हमको अलायंस करना है। जब से भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई, कांग्रेस बिहार में हिम्मत ही छोड़ दी।
और लालू के साथ ही जाने का निर्णय कर लिया। अब जब लालू के साथ आप हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस बड़ी होगी कैसे? तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता था? ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। सीपी जोशी का जिक्र करना सायास छोड़ दिया आपने या? ऐसा है कि सीपी जोशी जी भी काफ़ी अब मतलब हमारे साथ उनका शुरू में व्यवहार बहुत अच्छा रहा। अब क्या कारण था, बाद में हमको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करने लगे, वो तो वही बताएंगे। अब हम उस पर बहुत सीपी जोशी जी पर कमेंट करना हम उचित नहीं समझते हैं। ठीक है, उनका भी प्यार और स्नेह मिला था हमको इनिशियल समय में, इसमें दो मत नहीं है। बट लेटर ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड, आई थिंक सीपी जोशी जी बता पाएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, हमने क्या ऐसा कर दिया कि अब उस हमको मार्जिनलाइज करने लगे। बताते हैं सीपी जोशी, कहते हैं सीपी जोशी भी और उनके समर्थक भी और जो अभी भी कांग्रेस में लोग हैं वो भी, और बड़े खालिस अंदाज में कहते हैं कि अशोक चौधरी पूरी पार्टी समेत नीतीश की गोद में बैठने की तैयारी कर रहे थे, पूरे के पूरे विधायक दल के मर्जर की तैयारी कर रहे थे और इसलिए आला कमान को दखल देना पड़ा और बहुत ही अनसेरेमोनियल तरीके से 2018 में आपकी विदाई हुई। और पटना का हर दूसरा पत्रकार भी यही कहानी दोहराता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि परसेप्शन किसी के बारे में अगर आपको बनाना है तो आपको तो एक स्टोरी नरेट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आप मार्जिनलाइज कैसे करिएगा? आप हैं व्यक्तिगत अच्छे आदमी और आपको हमको प्रूव करना है कि आप ख़राब हैं, तो आपके बारे में तो कोई स्टोरी नरेट करेंगे ना, तभी तो आप ख़राब बनिएगा दूसरे के नज़र में। नहीं तो कैसे ख़राब होइएगा? आपको तो देखने से, बात करने से, समझने से जो मिलेगा आपसे कहेगा नहीं तो अच्छा आदमी है, तो बड़ा बढ़िया बात करता है। तो जब तक आप उनके बारे में कोई स्टोरी नरेट नहीं करिएगा तो आपके बारे में परसेप्शन कैसे बनेगा कि ये ख़राब है? तो सीपी जोशी जी ने तो बेजाब्ता परसेप्शन क्रिएट किया ना हमारे बारे में हालाकमान की नज़र में, और उन्होंने हालाकमान की नज़र में हमको गिरा दिया। तो जिस व्यक्ति ने 318 किलोमीटर पैदल यात्रा की इस प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, और जिसने लालू यादव से और नीतीश जी से क्या नाम है झगड़ा करके और 40-41 सीटें ली अलायंस में, और 27-27 एमएलए किसी ने सेलेक्ट किया क्या कैंडिडेट? सेलेक्ट तो कैंडिडेट हमारा किया हुआ था ना भाई, हमने सेलेक्ट किया ना कैंडिडेट। ये लोग तो सब अपना, जिस तरह से कांग्रेस टिकट बांटती है वैसे टिकट बांटना चाहती थी। कैसे बांटती है टिकट? काटती है कि जो लोग इलेक्शन कमेटी में जो लोग कभी जीवन में पटना आए नहीं, वो भी अपना कैंडिडेट बताते हैं अच्छा कैंडिडेट है। जीवन में कभी कंसोंसी नहीं आए, बिहार का यात्रा नहीं किए, वो भी कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ा बढ़िया कैंडिडेट है। कैसे पता चला आपको कि बढ़िया कैंडिडेट? आप कंसोंसी आए, आप बिहार आए, आपने जाना, आपके पास जो गया, आपसे जो मिला, आपको किसी ने पैरवी किया, मित्र साथी ने, तो आपने कह दिया कि अच्छा कैंडिडेट है, उसी पे टिकट बढ़ता था। हमने तो झगड़ा झंझट करके लोगों से टिकट लेकर के आए और उसके बाद टिकट बांटा। तो अब वो नरेशन, वो नैरेटिव मेरे खिलाफ नहीं बनेगा। तो जो झगड़ा झंझट करके सब लोगों को लगा करके कांग्रेस को खड़ा किया जिस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति के खिलाफ में जब तक नैरेटिव बनेगा नहीं तो व्यक्ति खराब होगा कैसे? ये बताइए कि कुछ एक दशक आपने गुजारे उस पार्टी में, यंग टर्क्स टिक क्यों नहीं पाते हैं? पहले आला कमान के चहेते होते हैं, वही हेमंत बिस्वा शर्मा, वही अशोक चौधरी, वही सचिन पायलट, और फिर बयार बदल जाती है। यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने पुराने ढर्रे पे चल रही है। अब सिस्टम बदल गया है। अब रीजनल पार्टी का हर एक स्टेट्स में उदय हो गया है और रीजनल पार्टी तुरंत डिसीजंस करती है। अब यहाँ पर एक जनरल सेक्रेटरी लगा देते हैं, जनरल सेक्रेटरी वो बिहेव ऐसे करता है जैसे वो प्रिंसिपल है, और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो उसका स्टूडेंट है, वो डिक्टेट करने लगता है। भाई ही इज़ अ लीडर, यू हैव टू गिव हिम अ स्पेस। भाई आप पीसीसी प्रेसिडेंट किसी को बनाते हैं, वही असम में भी वही हुआ। अब आप डिक्टेट करने लगते हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। भाई आपको फैसिलिटेटर हैं, द जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज इज अ फैसिलिटेटर फ्रॉम AICC। मेक श्योर दैट एवरीबडी शुड बी एकोमोडेटेड, कोई डिसिडेंट एक्टिविटी ना हो। आप डिसिडेंट एक्टिविटी ना हो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, इसके लिए बनाए जाते हैं। अब डिसिडेंट एक्टिविटी हो, इसके चलते आप जनरल सेक्रेटरी करने लगते हैं।
जो प्रदेश अध्यक्ष को बुली करता है, जो प्रदेश को तंग करता है, जो उसके खिलाफ बयानबाजी करता है, उसी को आप बैठाने लगते हैं, उठाने लगते हैं, उसी के साथ आप उसको प्रश्रय देने लगते हैं। और जो भी चीज़ होता है, मूव करता है, वो एआई कांग्रेस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के थ्रू मूव करता है। तो वैसी परिस्थिति में तो कोई भी आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जब आपको इतनी कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वही आला कमान था, वही सिस्टम था, सब ठीक था। अब ऐसा है कि आप जिस पेड़ को आप खाद पानी दे करके बड़ा करते हो, आप उसी पेड़ को काटने लगिएगा तो क्या करेगा पेड़? पेड़ क्या करेगा? राहुल गांधी ने आपको रोका नहीं? नहीं, राहुल गांधी ने हमसे बात ही नहीं किया। इनकम्युनिकेटिव, बिल्कुल इनकम्युनिकेटिव हो गया। और उन्होंने, आपने रीच आउट करने की कोशिश नहीं की जब आपको लगातार ये खबरें मिल रही थी कि आपके बारे में खबरें प्लांट की जा रही हैं या अविश्वास बनाया जा रहा है? नहीं, अब ऐसा है ना कि जब आपकी परिस्थितियां जब आपके अनुकूल नहीं और जनरल सेक्रेटरी ने पूरी तरह से वहाँ पर स्थितियां बदल दी, हमने तो कहा कि भाई हमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम निकलिए यहाँ से। हम जब मिले थे तब 4 MLA और 1 MLC थे। अब हम लोगों तो क्या नाम है 27 MLA और 5 MLC 4 MLC हो गए हैं। अब हम लोग निकलिए, चुनाव के समय डिसाइड करेंगे। हम लोग फील्ड में चलिए, अकेले हम लोग लड़ाई लड़ते, मतलब विपक्ष की ही राजनीति करिए। हाँ, आरजेडी से अलग करिए। हाँ, आरजेडी से अलग करिए। लेट्स क्रिएट अ स्पेस। उसके बाद जब अलायंस होगा तब डिसाइड करेंगे। मगर आप मानने को तैयार ही नहीं। और हम जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव आपके प्रति क्या भाव रखता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर है ना। अब लालू जी आलाकमान से क्या बात करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट लालू जी हम लोगों से क्या बात करते थे, कैसे बात करते थे, कैसे बिहेव करते थे, ये तो कोई भी बिहार का कांग्रेसी बता सकता है। इट्स नॉट न्यू, कोई नया बात नहीं है ये। जो आपका कांग्रेस से जेडीयू का सफ़र रहा, इस सफ़र का एक अहम पड़ाव बताया जाता है, बार बार इसका जिक्र आता है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूँ, ये बनारस यात्रा का क्या चक्कर है? हाँ, अब देखिए, बनारस यात्रा का बड़ी अच्छी बात आपने कहा है, क्योंकि ये बनारस में क्या हुआ कि हम बनारस में गए थे पूजा करने। बनारस हम हमेशा जाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। वहाँ पर हमारे एक पुजारी जी हैं, जो वहाँ पर श्रीकांत जी वहाँ के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक गंगा उत्पत्ति दिवस मनाते हैं और राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, सो हम नीतीश जी को चाहते हैं कि यहाँ पर वो आएँ। सो हम ललन जी से भी बात किए हैं और वो लेकिन अब कन्फर्म नहीं हुआ। तो हमें ठीक है, हम नीतीश जी से बात करेंगे। नेचुरली भाई, अच्छे और बुरे समय में मंदिर तो ऐसा जगह होता है ना जहाँ कर आप मतलब जिसको बोलते हैं स्वयं जो है एकदम स्पष्ट भगवान के पास समर्पण रहता है। और कोई व्यक्ति अगर वहाँ का पुजारी है जो आपकी पूजा पाठ कराता रहता है, चाहे आप मंत्री हों चाहे संतरी हों, तो उनके साथ एक व्यक्तिगत भाव रहता है। हमने सोचा कि भाई बेचारे गंगा उत्पत्ति दिवस श्रीकांत जी मना रहे हैं, तो इनके लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और हमने आके नीतीश जी से बात किया। नीतीश जी बोले कि हम ललन जी तो हमको कहे थे, सो देखते हैं, हम देखेंगे, प्रयास करेंगे। और उसी में हमारे यहाँ एक कोई फंक्शन था, उन्होंने बोला कि उनको आप बुला लीजिएगा। नीतीश जी ने बोला बुला लीजिएगा। और वो बेचारे श्रीकांत जी आए, उन्होंने आमंत्रण दिया, नीतीश जी ने उनको स्वीकार कर लिया। और जब नीतीश जी ने स्वीकार कर लिया तो उसी समय उन्होंने कोई पार्टी का कार्यक्रम भी अपना रख दिया कि दोनों काम हो जाएगा, ये भी इनका भी काम हो जाएगा, उनका भी। इसी बीच ललन जी को कहीं जाना पड़ गया, अमेरिका चले गए, विदेश। नीतीश जी ने कहा कि भाई हम तो पंडित जी को जानते हैं नहीं और मेरा तो कोई उनसे संबंध नहीं है, तो आप ललन जी भी नहीं जा रहे हैं और आपका भी नहीं जाना होगा, तो भाई फिर तो प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। और जेन्युइन भी था, बिकॉज नीतीश जी उनको पहचानते नहीं थे व्यक्तिगत तौर पर। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है सर, हम फिर चलेंगे। तो पहले हुआ कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिर हुआ कि नहीं एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है इसलिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। तो नीतीश जी बाय रोड गए। तो जब बाय रोड गए तो कांग्रेस के हम प्रेसिडेंट थे, हमने सब जगह व्यवस्था कराई, यहाँ वहाँ पूरा, यहाँ से लेके बनारस तक सीएम का रोड शो हो गया पूरी तरह से। हमको लगा कि लोग कहता है कि कांग्रेस है कहाँ बिहार में, तो दिखाना चाहिए, ये मौका है कि कांग्रेस कहाँ है बिहार में। और ये मेरे उल्टा पड़ गया। लोगों ने जाके शिकायत कर दिया कि नीतीश जी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए अशोक जी पूजा कराने गए हैं।
अब ये सब बातों को लेकर के नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूजा करवाने गए। पूजा कराने गए हैं। अब लोगों ने शिकायत कर दिया और लोगों ने बुला करके अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब बोलिए कि ये सब बातों पर भी सफाई देना पड़ता था कांग्रेस पार्टी में। और राहुल जी हमेशा जो हमारा अपना पॉलिटिकल परसेप्शन था कि वो नीतीश जी के प्रति सॉफ्ट रहते थे। सॉफ्ट रहते थे फिर भी कंफ्यूजन हो गया, करा दिया लोगों ने कंफ्यूजन। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि अभी भी सॉफ्ट हैं। काफ़ी पोस्ट पोल अलायंस की चर्चा हो रही है। ये हमको नहीं लगता इसमें दम है। आई डोंट थिंक सो। इस खबर में कोई दम नहीं है अशोक चौधरी जी की लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से जेडीयू और कांग्रेस की दोस्ती के चर्चे होने लगे थे और दोनों तरफ के वार्ताकार न्यूट्रल जगहों पर मिलने लगे थे। नहीं, हमको नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई दम है। पर ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कराया जा रहा है, ऐसा कहीं कोई दम नहीं था। नथिंग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने लल्लन सिंह जी का जिक्र किया। आप और आपसे कुछ समय पहले एक और युवा नेता जेडीयू में दाखिल होते हैं, लेकिन जो जेडीयू का ओल्ड गार्ड है वो उनकी राहें मुश्किल करता है, लेकिन आप मैनेज कर ले गए। वो नेता हैं प्रशांत किशोर, अगर वो अभी भी नेता हैं। और तो वही आरसीपी सिंह, वही लल्लन सिंह, आपके पास कौन सी पॉलिटिकल कीमियागिरी थी कि आपके लिए अवरोध नहीं हुआ, उनके लिए हो गया? नहीं, देखिए है क्या कि आप जब नए जगह पर आप आते हैं और नए जगह पर आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है परिस्थितियों के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से। अब प्रशांत किशोर जी की क्या स्थिति बनी उस पर तो हम नहीं व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो पुराने लोग पार्टी के होते हैं उनको सम्मान, उनका आदर तो करना ही पड़ेगा। अगर प्रशांत उनका सम्मान नहीं करते थे? अब क्या परिस्थिति बनी इन दोनों में, जैसे आप ही कह रहे हैं ना कि उनको बन नहीं पाई, और क्या हमको तो ये मालूम नहीं है कि उन लोगों से उनका क्या संबंध था। नहीं, तो आपके प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। मालूम आपको सब है, आप उसको नहीं, हम ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार का इतना खास हो, उनका अमित शाह बताया जा रहा हो, पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हो, मंत्री हो, उन्हें ये पता ना हो कि अंदर खाने क्या चल रहा है अलग अलग गुटों में, खेमों में। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सी चीज़ें जो है ना राजनीति में नहीं बताना ही ठीक रहता है, क्योंकि बताने से ना वो बातें जो है ना और नई बनने लगती है और नई परिस्थितियां खड़ी कर देती है। तो बहुत सी चीज़ों को जो है राजनीति में मतलब सुनिए, देखिए, इग्नोर करिए। तो ये सब जो बातें हैं ना वो सब सुनिए, देखिए, इग्नोर करिए। प्रशांत नहीं कर पाए। लल्लन टॉप के ही एक इंटरव्यू में उन्होंने 2019 की शुरुआत में कहा था कि मेरे ख्याल से लालू जी को छोड़ने के बाद नीतीश को नया जनादेश लेना चाहिए था। तो वो वीडियो और फिर इंडिया टुडे में छपा वो इंटरव्यू एक अड़े मार्ग पहुंचता है और वो कैटलिस्ट का काम करता है, ऐसा पता चला। नहीं, हमको आपका जब वो पार्टी में थे संवाद नहीं था उनसे? नहीं, प्रशांत किशोर जी महागठबंधन में जब थे तो बराबर हमारा इंटरेक्शन होता था, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं होता है। ही वॉज यंग एंड वेरी वाइब्रेंट यंग लीडर, उसमें कहीं कोई, आई डोंट डिनाई दैट। और उनका व्यूज़ उनके, लेकिन है क्या कि समाओ क्यों नहीं एडजस्ट कर पाए, इसका जवाब तो प्रशांत किशोर ही दे पाएंगे। हम कैसे जवाब दे पाएँ कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं एडजस्ट हो पाए? जो आदमी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वॉज इट हैपेंड, क्योंकि हमको लगता है नेता और क्या नाम है, जो पार्टी का नेता है उसके साथ तो 1-to-1 रिलेशनशिप होना चाहिए ना। 1-to-1 रिलेशनशिप होगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हम कुछ बयान ऐसा देने लगे नीतीश जी के ख़िलाफ़ में, या नीतीश जी को ऐसा कोई बयान दे जिसमें नीतीश जी एम्बैरेस हो जाएं, या सपोज दैट कि कल आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं और कल हम आपके बारे में कोई ऐसा अनवांटेड कोई कमेंट हम पास करें, तो लोग क्या बोलेगा? लोग जब आपके पास जाएंगे तो आप कहेंगे अरे अशोक जी ऐसा बोल रहे थे हमारे बारे में। ही वोंट लाइक इट। अच्छा, आपकी पार्टी के एक और नेता हैं संजय झा, उनका एक बयान पिछले 24 घंटे से बहुत चर्चा में है और उसी बयान के सहारे में मौजूदा चुनावी समर, जो गठबंधन दिख रहे हैं और जो गठबंधन हो सकते हैं,
बिहार में कुछ भी हो सकता है। मेरे मित्र मुझे फ़ोन करते हैं अशोक जी कि कौन जीत रहा है, एक यक्ष प्रश्न। और मैं उनसे पलट के ये कहता हूँ कि जब 2010 का जनादेश आया था, एनडीए 200 प्लस आउट ऑफ 243, आरजेडी 22, तो जिस दिन नतीजा आया उस दिन शाम को अगर कोई पटना में ये कहता कि अगला चुनाव लालू और नीतीश साथ लड़ेंगे, तो लोग कहते कि ये विजय खा के आया, नशा किए हुए है। तो संभावनाओं का खेल है सियासत। आपकी संभावनाएं फ़िलहाल भाजपा के साथ जुड़ी हैं, लेकिन एक और नेता हैं चिराग पासवान, जो कह रहे हैं कि मोदी हमारे नेता हैं, दिल में बसे हैं। और संजय झा कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो करतब दिखा रहे हैं उनका मदारी कोई और है। कौन है मदारी चिराग पासवान का? अब देखिए, ऐसा है कि चिराग जी के बारे में, अब उनके फादर का डेथ हुआ है अभी, लेकिन क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स है और जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, एक लेवल के नीचे जाके बयान दे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में, अभी जो चुनाव दिल्ली विधानसभा के हुए, उस चुनाव में वो चुनावी मंच से नीतीश जी के बारे में क्या बोलते हैं, ये तो सब जगह दिखता है। लोकसभा का चुनाव होता है, वो चाहते हैं कि नीतीश जी उनके लिए प्रचार करने आए, ये सब दिखता है। और क्या हो जाता है कि आप तुरंत रिवर्स कर जाते हैं और ऐसा ऐसा बयान आप देने लगते हैं कि 7 निश्चय में ये हुआ, तो इसमें ये हुआ, नीतीश जी में भ्रष्टाचार है और ये है वो है, आप ऐसा बयान देने लगते हैं। राजनीति में हर कोई बड़ा बनना चाहता है और देश का हर एक प्रधानमंत्री चाहता है कि हम देश के सबसे मजबूत दुनिया के प्रधानमंत्रियों में से हों। बट है कि उसके लिए आपको आपका कंडक्ट होना चाहिए, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए। बट है कि आप विदाउट कुछ किए हुए आप चाहते हैं कि हम सब कुछ पा लें, तो वो तो संभव नहीं है ना। अब आप इस अलायंस में सीटें चाहते थे, अब क्या सीट चाहते थे, नंबर्स तो हम तो क्योंकि डिस्कशन में नहीं थे तो हमको मालूम नहीं हो पाया। तो उसके बाद आप इस तरह का बयान देने लग गए, बयान भी बिलो द बेल्ट। आप बड़ा होना चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, बड़ा नेता बनना चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, तो नेता तो हर एक, आप पॉलिटिकल पार्टी में जाइएगा तो इतना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है इस बिहार में और इतने लोग हैं, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, राजनीति में बड़ा नेता बनना चाहता है। लेकिन कितने लोग बड़े बन पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब चिराग जी चाहते हैं बड़ा बनना, अब उनका वो एक्ट कर रहे हैं तो लोग तो यही समझता है कि भाई वो कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको कोई गाइड कर रहा है। और संजय झा जी का जो बयान है ये, उसका यही मतलब है कि कहीं ना कोई उनको गाइड कर रहा है। कौन है ये? अब पता नहीं कौन हो, तो चिराग जी बताएंगे ना। हम लोग आप तो लोगों के भी तो अंदाजे होंगे ना। नहीं, हम लोग कैसे अंदाज कर सकते हैं? अरे जो व्यक्ति अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में डिफरेंट था, मैंने उनसे ये पूछा, हाँ, चिराग पासवान जी से, ये जो आपने बात कही कि लोकसभा में आप साथ थे, दिल्ली में साथ थे, उनका ये कहना था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करने की कई कोशिशें की, हमें समय तक नहीं दिया गया मिलने का। हम कैसे मान लें कि हम उस गठबंधन का हिस्सा हैं यदि नीतीश कुमार लगातार मिलने से इनकार कर रहे हैं। हमारे चाचा पशुपति पारस जी मंत्री थे, नीतीश सरकार में वो सांसद बन गए, तो हमारे कोटे से दूसरे व्यक्ति को समायोजित नहीं किया गया। हमने विधायक राजू तिवारी का नाम मंत्री पद के लिए दिया, तो हमें कह दिया गया कि किसी अपने समाज के व्यक्ति का नाम दीजिए, कहाँ आप ये सब बामन वगैरह को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं मिले ही नहीं नीतीश कुमार तो हम बात आगे कैसे बढ़ाते हैं। और वो बोले कि कभी भी मेज़ पे बैठ के सीटों के बंटवारे को लेकर बात ही नहीं हुई। नहीं, अब ये बताइए, अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन अभी खुद ही का चिराग पासवान का है। एक तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मिले नहीं, फिर कह रहे हैं कि हम उनको मानते थे, तो वो कह रहे हैं कि क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये जब मिलवे नहीं किए तो कैसे बोल दिए नीतीश? तो लोकसभा चुनाव के बाद मिले, ये बताया, और उसके बाद से एक हमने दो ढाई महीने पहले एक डिटेल इंटरव्यू इसी फॉर्मेट में किया था। तब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और इस संवाद के बाद मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती थी, संवाद का कोई जरिया नहीं बचा। एक तो हम टोटली इसको डिनाई करते हैं कि नीतीश कुमार किसी जाति पर कोई टिप्पणी करते हो, पहली बात तो ये। हाँ, ही कैन ऑलवेज से कि किसी पासवान जाति से किसी को दीजिए, ये कह सकते हैं नीतीश कुमार कि उसको दीजिए,
उसका हमारे यहाँ दलित से दीजिएगा तो दलित का हमारे यहाँ कोटा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन किसी पर टिप्पणी करना नीतीश कुमार की आदत नहीं है। जो लोग भी नीतीश कुमार को जानते हैं, ऐसे है कि नीतीश कुमार कोई नए व्यक्ति तो है नहीं, सार्वजनिक जीवन में 10 साल लगभग भारत सरकार में रहे, 15 साल से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, 25 साल का तो एक्टिव पावर के उनके सार्वजनिक जीवन है, 30-40 साल का सार्वजनिक, तो लोग तो समझते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह के व्यक्ति हैं और क्या करते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में ये कह देना, क्योंकि अब आप नीतीश कुमार के बारे में एक परसेप्शन में उनको विलन बनाना चाहते हैं और उनको विलन बना करके आप कुछ गेन करना चाहते हैं, तो आप किसी स्तर पर जाकर के उनको विलन बनाना चाहिएगा। तो आप कुछ भी बोल दीजिए नीतीश कुमार के बारे में कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, हम गए तो ऐसे के। अब हु इज गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज इट इज बिटवीन यू एंड नीतीश कुमार। तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा उसको, तो लोग बाई करेगा ना। लेकिन आप कितना बाई लोग करता है, कितनी बात आप बोल रहे हैं हम गए थे, वो ऐसा बोल रहे थे, तो कुछ लोग समझिएगा, कुछ लोग समझेगा नहीं ये तो गलत है। हम लोग जैसे लोग कहेंगे कि ना गलत है, जो नीतीश कुमार को जानता है समझता है वो कहेगा गलत है। अच्छा, एक और आपके पुराने साझेदार तेजस्वी यादव, तो दोनों हैं अलग अलग मोर्चों पर, चिराग और तेजस्वी, पर दोनों अपने नीतीश चाचा पर, मतलब ब्रांड नीतीश पर सबसे ज़्यादा प्रहार है वो दो तरफ से आ रहा है। नहीं, देखिए ये दोनों भी मिले हुए हैं क्या आपस में? बिल्कुल 2025 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। ये तो लॉस्ट है, मानते हैं कि ये 2020 हमारा लॉस्ट है। तो आफ्टर 2020 जो 25 की राजनीति होगी उस पर कब्जा किनका होगा, और उसके लिए सबसे पहले ये लोग चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार को इस चुनाव में उनको डाउन प्ले कराएं। तो ये दोनों, अगर ये दोनों मिले हुए नहीं हैं तो क्या कारण है कि राघोपुर में आपने लोजपा का कैंडिडेट, बीजेपी की कैंडिडेट के खिलाफ में आपने लोजपा का कैंडिडेट दिया? इसका मतलब कि यू वांट कि तेजस्वी को इजी प्ले हो, आराम से तेजस्वी निकले, वोट का बंटवारा होगा तो तेजस्वी को निकलने में सुविधा होगी, यही कारण रहा होगा। तो अगर मिले हुए नहीं हैं दोनों आदमी तो तेजस्वी के यहाँ लोजपा का कैंडिडेट देने का क्या औचित्य है राघोपुर में? ये सवाल पूछा उनसे तो बोले कि वो हमारा आईटी सेल का प्रदेश अध्यक्ष है, 5 साल से तैयारी कर रहा है। आईटी सेल का प्रदेश अध्यक्ष होना और 5 साल के, इनके तो बहुत से लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के, और उसका सबको कहाँ टिकट दे दिए? ये कोई आर्गूमेंट है? इज दिस एन आर्गूमेंट? If you really want that तेजस्वी should, he has to stop तेजस्वी, रोकना है हमको तेजस्वी को, ये कोई आर्गूमेंट है? आईटी सेल है हमारा 5 साल से बहुत मेहनत। ये बताइए कि इसी आर्गूमेंट को अगर हम एक्सटेंड करें कि बीजेपी को जहाँ लड़ना पड़ रहा है, पप्पू यादव का मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा का मोर्चा प्राइमरली, और आरजेडी या महागठबंधन का कैंडिडेट, लेकिन जहाँ आपके कैंडिडेट हैं, एक 6 बीजेपी के अपवाद छोड़ दें तो वहाँ आपके सामने एलजेपी के भी लोग हैं, और उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी के रिबेल हैं। कैसे काउंटर कर रहे हैं आप इस चीज़ को? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप एलजेपी जब ये डिसाइड कर ली कि हाँ हम लड़ेंगे चुनाव, तो नेचुरली लोग, जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं मिला टिकट, उन्होंने टिकट ले लिया जाके एलजेपी का। कोई एलजेपी का काडर है, एलजेपी के लिए कोई काम कर रहा था, इनको क्या टिकट दिया? जो ये आर्गूमेंट ये कर रहे हैं कि मेरे आईटी सेल के 5 साल से थे इसलिए हमने टिकट दे दिया, तो ये जो बाकी टिकट बांटे वहाँ पर इनके कहाँ गए जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे? अगर ये आर्गूमेंट को हम बाय करें चिराग जी के, तो बाकी जो लोग काम कर रहे थे पार्टी के लिए वो लोग कहाँ गए? उनकी जगह पे तो आपने वैसे वैसे लोगों को टिकट दे दिया, वहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए। लेकिन अब कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए ऐसे है कि हम लोगों का एक है ना कि खेलब न खेले देव, खेलबे बिगाड़ देव। तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग जी। खेलबे बिगाड़ देव का कितना सक्सेसफुल होगा वो ना समझ आएगा 10 तारीख को। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के खेमे में इस बात की चिंता तो है कि जहाँ जहाँ भाजपा के रेबल कैंडिडेट हैं वहाँ बीजेपी का काडर कहाँ मूव कर रहा है, और इसीलिए आपकी पार्टी के शीर्ष नेता और बीजेपी के शीर्ष नेता ज़िलों में जाकर मीटिंग भी कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो तो हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नीचे में हो, ये तो हर बार होता है, इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ज़िलों में जाके रात्रि प्रवास करना पड़ता है? नहीं बिल्कुल, आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है।
आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम चाह रहे हैं कि हम ये विधानसभा से हमको मिले और हम काम कर रहे हैं और मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, तो नेचुरली हम अपने तरीके से वहाँ पे काम कर रहे थे। अब जब उनको टिकट मिल गया तो हम शांत बैठ गए। तो हमको एक्टिवेट करने के लिए लोगों को तो हर बार गठबंधन का ये बेसिक प्रिंसिपल है। गठबंधन का एक प्रिंसिपल और बताया जाता है, खास तौर पर बिहार के संदर्भ में, गो कि और राज्यों में भी एक थ्योरी दी गई कि देखिए ये 3 पॉलिटिकल प्लैंक हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। 2 जिस तरफ होंगे उधर जीत होगी। आप 5 देखिए, 10 देखिए, 15 देखिए और 20 देखिए, और उसमें फिर जातियों के गणना की जाने लगती है। और उसी क्रम में जब आपका जिक्र आता है तो लॉजिक दिया जाता है कि चूंकि चिराग पासवान विपक्षी खेमे में हैं, तो दुसाध वर्सेस पासी करने के लिए नीतीश कुमार ने आपको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ये यहाँ की गणित समझाई गई हमको पटना में आने के बाद। देखिए, हम और मांझी जी को भी इसीलिए लाया गया। अच्छा, हम बताते हैं, हम थ्रू आउट कांग्रेस के संगठन की राजनीति किए हैं और हमारे संगठन की पॉलिटिक्स में इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हम एक दलित फैमिली से आते हैं, पासी कम्युनिटी से हैं, बट हमने राजनीति संगठन की है। और संगठन की राजनीति में पासी और दलित नहीं देखते, संगठन में देखते हैं कि कौन मजबूत लड़का है, कौन मजबूत आदमी है, किसको आगे लेके चलना है, किससे हमें फ़ायदा संगठन को होगा, ये हम देखते हैं। तो हम तो NSUI के जनरल सेक्रेटरी से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक रह गए, स्पोक्स पर्सन से लेके, तो हमने तो किया संगठन की पॉलिटिक्स। तो ये जो लोग कहते हैं, आर्गूमेंट देते हैं कि चिराग के काउंटर में माननीय नीतीश जी ने इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, हम समझते हैं कि हमको क्योंकि संगठन का एक्सपीरियंस था, इसलिए चुनाव के समय में उन्होंने दिया जिम्मेवारी कि भाई अशोक रहेंगे तो थोड़ा सिस्टम को थोड़ा तरीके से देखें, क्योंकि सब लोग सब जहाँ तहाँ इन्वॉल्व हैं और चुनाव अशोक लड़ नहीं रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दिया होगा। मेरी जो अपनी समझ है, और हम समझते हैं कि ये जात पात की राजनीति से जब तक हम निकलेंगे नहीं, बिहार को निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा बिहार संभलेगा नहीं, तब तक इसी तरह की पॉलिटिक्स होगी। करना है कुछ नहीं, क्योंकि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं और इस कास्ट का यहाँ पर वोट बैंक है, तो हम खड़े हो गए किसी पार्टी से, और बेचारा जो आदमी वहाँ पर काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए परेशान है और उसकी वोट बैंक कम भी है, तो बेचारा वहाँ पर वो सक्सेस नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी जो सोच है वो समाज के लिए है, और इसकी सोच जो है वो ना समाज के लिए ना डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कास्ट का है। तो ये आखिर में ये ख़त्म जब तक नहीं होगा, और हम समझते हैं कुछ हद तक नीतीश जी ने डेवलपमेंट का प्रोसेस को लाया है स्टेट में कि भाई डेवलपमेंट, आज तो चर्चा हो रही है, डिस्कशन का पार्ट है डेवलपमेंट। ये तो आज से 8-10 साल 15 साल पहले बिहार में नहीं होता था। जात की राजनीति होती थी कि जात की पॉलिटिक्स करेंगे, जात की वो करेंगे, जात का है उसको दे दो। तो ये जब तक बिहार में ये जात की पॉलिटिक्स जाएगी नहीं, तब तक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को ओनरशिप नहीं होगा कि हमारा नौजवान कहे कि भाई ये आदमी ने काम किया है, किसी जात का, ये आदमी जेन्युइन है, इसने काम किया तो हम इसी के साथ खड़े रहे। ये आपका बहुत जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है। बस ये बता दीजिए फिर, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को डेवलपमेंट के किस तर्क के तहत गठबंधन में लाया गया? नहीं, मुकेश सहनी जाति गोलबंदी तो होगी ना आखिरी में, चाहे आप करें वो करें। अब है क्या कि जिस लड़ाई को लड़ने के क्राइटेरिया ही डिफरेंट है, उसका नैरेटिव आप कैसे चेंज करिएगा? कौन करेगा चेंज फिर? तो स्टेट के लोग ना चेंज करेंगे। अब हमें तो जनता को वोट करना है ना। जनता को जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि हमको काम करने वाला डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन चाहिए, कास्टलेस पॉलिटिशियन चाहिए, जो जातिवादी करता है, जात पात करता है, ये करता है, धर्मवाद करता है, वैसी पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। हमारे घर पर जो बिजली लाएगा, जो हमारे घर में स्वास्थ्य लाएगा, जो मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन लाएगा, जो मेरे बच्चों के लिए सड़क लाएगा, हम उसको वोट करेंगे, चाहे वो किसी जाति का हो। तब तो पॉलिटिक्स सिस्टम बदलेगा, तब तो आदमी को भी लगेगा कि कोई भी आदमी भाई जात पात से हम चलने वाले नहीं हैं। हम जब तक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, पब्लिक हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नैरेटिव चेंज होगा। जब तक ये नैरेटिव चेंज नहीं होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए कंपल्सन है, क्या करिएगा? आपने बार बार डेवलपमेंट का जिक्र किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम के साथ एक पदबंध जुड़ता है, सुशासन बाबू। तो एक तरफ सुशासन बाबू की छवि है, वो चमकदार तस्वीरें कि खेतों के बीच से लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही हैं, और फिर पिछले 1-1.5 साल की सुर्खियां हैं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, पटना की बाढ़, देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले
बिहारी मजदूर बेहाल पाँव पाँव चलते हुए आ रहे हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, चमकी बुखार। तो ये तो दो अलग अलग सिरे हो गए सर। नहीं, ये देखिए, और एक चीज़ और ये चूँकि मैं खुद देख के आया हूँ इसलिए मुझे किसी की साखी की ज़रूरत नहीं है। गांव-गांव में ऑन कैमरा नॉन पॉलिटिकल फिगर्स ने हमसे ये कहा, मुखिया और ये जो ब्लॉक के दफ्तर हैं, पैसा मांगा जाता है हर चीज़ के लिए। ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आवास के लिए 20,000 मांगते हैं, शौचालय के लिए 2,000 मांगते हैं, दफ्तर में जाओ तो ये मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उनके टाइम पर दबंगई थी, इनके टाइम पर कलम की दबंगई है। तो ये जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार है और जो गवर्नेंस जहाँ जहाँ फेल दिखा, शेल्टर होम का जैसे हमने जिक्र किया, मंजू वर्मा का नाम आया, तर्क दिया जा रहा है कि वो बरी हो गए कोर्ट में सीबीआई की जांच में। लेकिन जब हम चेरिया बेरियारपुर में घूमे तो जो आम लोग हैं, अगेन नॉन पॉलिटिकल, उन्होंने भी कहा कि इससे हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी की छवि को धक्का लगा। दूसरे लोगों ने गिनवा दिया कि नहीं साहब कास्ट इक्वेशन इसलिए दिया गया। तो घूम फिर के बाद फिर डेवलपमेंट से वापस कास्ट इक्वेशन पे आ जाती है। नहीं देखिए, हम दो 3-4 सवाल आपके एक साथ। पहली बात है कि आपने शेल्टर होम कहा, तो शेल्टर होम में जस्ट बिकॉज समबडी इज़ अ मिनिस्टर इन हिज एक वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कोई घटना हो जाती है तो उसमें उसको पनिश करना ये उचित होगा जब उसका इन्वॉल्वमेंट। कुमार जी ने नैतिकता दिखाते हुए अपना पद छोड़ा था केंद्र में। नहीं, और उनकी कोई गलती नहीं थी, वो मंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने भी इस्तीफा दिया। बट ये है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है जी, और उसके लिए उसको ये पनिशमेंट दिया जाए कि उनकी पूरी पॉलिटिकल करियर को ख़राब कर दिया जाए जस्ट बिकॉज शी इज़ अ लेडी एंड शी बिलोंग्स टू अ मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और उनके यहाँ पर ऐसा हुआ। जो शेल्टर होम का जो जिक्र किया जा रहा है, ये बेजाब्ता कंप्लेंट्स पर बिहार सरकार ने जांच शुरू कराया, टाटा कंसल्टेंसी को बिहार सरकार ने दिया है, ऑडिट कराया। और अगर बिहार सरकार का, और वही मिनिस्टर थी जिस समय ये टाटा कंसल्टेंसी को ऑडिट कराया गया, ऑडिट के बाद जो त्रुटियां आई उसके ऊपर जांच कराने के लिए दिया गया, जांच कराने के बाद जो त्रुटियां समझ में आई, दिखाई दी, उसको सीबीआई को इंक्वायरी कराने के लिए दिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट कहां पे फॉल्ट पे? स्टेट गवर्नमेंट तो जानकारी प्राप्त हुई, सोशल ऑडिट कराया, सोशल ऑडिट के बाद जांच कराया, जांच में त्रुटि आई, सीबीआई इंक्वायरी कराया। अब जिसमें मंजू वर्मा का कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, न कोर्ट ने उनको बरी किया, जांच में सीबीआई ने उनको बरी किया, तो आप उनको क्यों आप उनको पनिश करिएगा पॉलिटिकली व्हेन शी इज नॉट इन्वॉल्व्ड? ये तो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है ना, शेल्टर होम का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इनको ये पता ही नहीं है कि शेल्टर होम के कंप्लेंट्स पे स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव हैज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सोशल ऑडिट स्टेट गवर्नमेंट ने कराया। अब ये कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी हुई। अरे सीबीआई इंक्वायरी, भाई हमें जानकारी मिली कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमने सोशल ऑडिट कराया, अपने स्टेट गवर्नमेंट से जांच कराई, सीबीआई जांच कराई, कोर्ट में केस गया, उसके बाद वो बरी हुई हैं और उसके बाद उनको दिया गया। उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको बेजाब्ता न कोई कंप्लेन किया सीबीआई ने उनके अगेंस्ट में, न कोई उनके अगेंस्ट में सीबीआई ने कहीं कोई उन पर रेफरेंस दिया। तो जब सब कुछ होने के बाद तो उनको क्यों हम बंद कर दें? दूसरी बात जो आपने कहा कि शराबबंदी का, तो शराबबंदी का भी मैंने जिक्र नहीं किया, आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। नहीं, आपने अभी कहा ना कि निचले लेवल का भ्रष्टाचार पर, तो भ्रष्टाचार पर लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो बेजाब्ता बहुत से लोग, अगर आप इन 10-15 वर्षों का आप देखिएगा जो सरकारी अफसरों जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो नंबर्स अगर आप देखिएगा, वो नंबर हजारों में हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और हम लोगों ने तो बेजाब्ता और टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि भाई आप इस पर कंप्लेन करिए और एक्ट होगा उस पर, और उस पर एक्ट हुआ भी है। अब कोई आदमी जाकर के इस सिस्टम को में, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं ना कि हम 100% करप्शन फ्री कर दिया स्टेट को। अशोक जी, एक नेता के तौर पे आपका जवाब सुन के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पर एक पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक के तौर पर आप और हम यहाँ बैठे हैं, सरकारें कितनी शक्तिशाली होती हैं आपको पता है। आप सरकार हैं और हम उन सरकारों के इर्द गिर्द निगहबान बन के रहते हैं। जिन अखबारों में इतने बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, राशन कार्ड सब चीज़ बनाती है, वो जो टोल फ्री नंबर है कि कोई मुखिया घूस मांगे, कोई अधिकारी मांगे, करिए और शिकायत होगी, वो क्यों नहीं उन तक पहुंच पा रहा है? क्योंकि मैंने इसीलिए ये चीज़ जोड़ी सर कि वो लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, गरीब, बिल्कुल दरिद्र, जिनकी सेवा का आप संकल्प लेते हैं, और वो बार बार लगातार अक्रॉस द स्टेट ये कह रहे हैं, और ये आपकी इमेज को डेंट पहुंचा रहा है।
ये मुख्यमंत्री की इमेज को डेंट पहुंचा रहा है, सुशासन बाबू की इमेज को डेंट पहुंचा रहा है, तो वैसे भी ये कंसर्न होना चाहिए कि नीचे से जो आवाज़ें आती हैं उसको आप एडजस्ट करें। दैट इज़ हाउ यू फिक्स। आपने कहा ना कि हमने टिस से सोशल ऑडिट कराया और उसको फिक्स किया। करप्शन के लेवल पे फिर क्यों रिजेंटमेंट दिख रहा है लोगों में? नहीं, अब इस वैसे तो हम लोगों ने इसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास किया गया है कि जो भी बेसिक्स जितने भी हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवास प्रमाण पत्र हो, ये है वो हो, जितना है इसके हम लोगों ने राइट्स बनाए, इसके लिए कानून बनाया, इसके लिए सिस्टम क्रिएट किया। पहले बहुत प्रॉब्लम्स थे कि करप्शंस होता था, उसको आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में, जाति प्रमाण पत्र बनाने में, वो राशन कार्ड बने, तो उसको हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट किया। फिर भी हम समझते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर और भविष्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और उन लोगों को और कैसे हम लोग टाइट कर सकें और सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट कर सके, उस करने की हमें आवश्यकता है। आपने जो प्रश्न किया और जो लोग आप बता रहे हैं, इसको भविष्य में हम लोग निश्चित रूप से इसको देख करके इसको वर्कआउट करेंगे कि और कैसे हम लोग फर्दर ट्रांसपेरेंट करें इसको, जिससे कि लोगों को परेशानियां कम हो। शराबबंदी आप जिक्र कर ही चुके हैं। आप लोग मिले अगेन अक्रॉस द स्टेट, महिलाएं मिली जो इस फैसले से तब भी खुश थी। लोगों ने कहा महिला वोट बैंक, नीतीश की पॉपुलैरिटी 59% नीतीश को प्रेफर करती हैं, आदि इत्यादि। पुरुष मिले, उन्होंने कहा आप यहीं खड़े रहिए, कैमरा बंद करके आधे घंटे में शराब मंगवा देंगे। चलिए, दावा हो गया। फिर बताया गया कि स्कूल के बच्चे बस्ते में शराब ले जाते हैं, 100 रुपये 50 रुपये मिलता है। कोड बताए गए, कितने बजे टेम्पो लगती है, और हमें इतने शराबी मिल चुके हैं, शराब पी के धुत लोग गाँव में, कि वो शराब बंदी बड़ा कमज़ोर दावा लगने लगा है। नहीं, हमको लगता है कि शराबबंदी पर थोड़ा हम लोगों को और मतलब जितना हम लोग सख्त हैं उसका मतलब उतना से इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात है कि शराबबंदी का जो इफ़ेक्ट सोसाइटी पे था, शराब पीने से जो इफ़ेक्ट सोसाइटी पे था, या जो लाइवलीहुड जो हम कह सकते हैं नीचे के लेवल पर, जिसको जो एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं के लिए कि हमारा इस शराब से हमारा लाइवलीहुड जो है वो डिस्टर्ब हमारा होता है, क्योंकि घर में कोई मान लीजिए कि 200 रुपया 400 रुपया कमाता है, वो 100 रुपया 200 रुपया शराब पे खर्च कर देता है, और उसके घर में आकर के वो जो घरेलू हिंसा करता है, मारपीट करता है, उसमें हमारे स्टेट में बहुत, आप जो आंकड़ा देखिएगा, हमारे स्टेट में बहुत कमी आई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से शराबबंदी कर दिए हैं। देखिए, धूर्त लोग और दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। बहुत से कानून बने हैं आज़ादी के बाद इस 70 साल में, और उन कानूनों पर सबको मालूम है कि ये कानून गलत है और ये न्याय संगत नहीं है, लेकिन फिर भी धूर्त लोग और दुष्ट लोग जो संविधान के समर्थक नहीं है, वो लोग करते हैं। नक्सलिज्म तो इस देश में, नक्सलिज्म जो है ये तो हमारे स्टेट संविधान के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी नक्सलिज्म है। उसी तरह से धूर्त लोगों की कमी नहीं है। लेकिन है क्या कि जब तक हम जैसे लोग, सोसाइटी इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करे, जैसे कि मान लीजिए शुरू के जो समय थे, जो हम समझते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ शराबबंदी, तो लोग बहुत कॉन्शियस थे, लोग फ़ोन करता था, लोग बताता था। अब लोग भी बताता नहीं है कि भाई यहाँ पर ये घटना हो रही है, चाहे ये करिए। और कहीं ना कहीं कुछ पुलिस के साथ भी, पुलिस के लोग भी इस तरह के रहते हैं, नेक्सस डेवलप कर गया है कुछ लोगों का। और ये सब चीज़ों पर जो है आने वाले भविष्य में हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से नोटिस लेंगे। ये 2-3 जो है, जो हम लोगों का लूज एंड है, उसको टाइट करने की हमें ज़रूरत है। एक जो है निचले स्तर पर जो BDO CO के स्तर पर जो भ्रष्टाचार, और एक ये जो निचले स्तर पर जो थाना के साथ मिल करके कुछ लोग शराब के धंधे में हैं, उसको जो लूज एंड है उसको टाइट करने की ज़रूरत है। आपने पुलिस कहा और मुझे गुप्तेश्वर पांडे याद आ गए। कहाँ कटा टिकट, कहाँ अटकी बात? देखिए, प्रयास तो गठबंधन में हम, क्योंकि पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 15 में हम महागठबंधन के पार्ट थे। आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन सी सीटें आएगी और कौन व्यक्ति वहाँ पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जैसे हम किसी एक सीट पर हम चाहते हैं कि यहाँ लड़ना है, और लास्ट मोमेंट में वो सीटें नहीं आती है, दूसरी सीटें चली आती है। स्वैप कर लेते। श्रेयसी सिंह वाली सीट भी तो स्वैप की। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। नहीं है, उसका भी एक लिमिट्स है, उसका भी एक लिमिट्स है कि भाई अगला जिनके साथ आप निगोशिएशन में बैठे हैं वो कितना करना चाहता है। तो उन परिस्थितियों में नहीं हो पाई होगी, क्योंकि बहुत सी सीटें हैं। हमारे समय में भी हमारे साथ बहुत से लोगों ने हमारे साथ 4 साल बहुत काम किया जब हम अध्यक्ष बने, और हम उन लोगों को श्योरिटी थी कि ये सीटें आएगी और अशोक जी ये सीटें जरूर लेंगे। लेकिन एक लास्ट मोमेंट हमको नहीं मिल पाया सीटें।
तो हम नहीं दे पाए। मैं और टू द पॉइंट पूछ लेता हूँ, हाँ, आरसीपी सिंह ने ब्लॉक किया या अश्विनी चौबे एंड कंपनी ने ब्लॉक किया? नहीं, हम देखिए, हम हमको ये उचित नहीं लगता है कि किसी ने ब्लॉक किया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही चाहते थे कि उनको टिकट मिलेगा। मुख्यमंत्री गठबंधन के नेता, हाँ, 15 बरस के सीएम, लगभग 15 बरस के, वो चाहते थे और एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। नहीं, वाल्मीकि नगर नाम चला, बक्सर नाम चला। नहीं, वाल्मीकि नगर तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उनके, अब प्रेस व्रेस में चलता होगा, लेकिन बैद्यनाथ महतो जी के कहीं से तो आता होगा ना प्रेस में, मतलब देखिए, नैरेटिव सेट करने वाले बहुत से लोग होते हैं ना। कोई किसी के बारे में कोई कुछ निगेटिव बोल दे कि भाई वो नहीं किए, वो नहीं किए। अब आप ही कह रहे हैं कि एक चल रहा है कि भाई अशोक चौधरी जो है कांग्रेस और जेडीयू के बीच में एक लिंक है। देखिए, मेरा मतलब क्या है कि मेरा ललन टॉप के दर्शकों से ये कॉल है कि जैसे आपके बारे में कोई भी बात है, मैं क्यों इधर उधर पूछूं? हाँ। आप ही से पूछ लूं ना सीधे की बात क्या है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो इसलिए कह रहे हैं, नैरेटिव तो कोई भी सेट कर सकता है किसी के लिए। हमको लगता है कि गठबंधन की पॉलिटिक्स में बहुत से समय बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अनुरूप नहीं हो पाती है गठबंधन। तो फिर वो कोप भवन में बैठे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोप भवन में क्यों बैठे रहेंगे, वो अभी पार्टी तक निकले नहीं। नहीं निकले हैं, वो तो फोन बात हो सब जगह कर रहे हैं, सब जगह लोगों को कह ही रहे हैं। हम फोन पे बात भी कर रहे हैं और जाएंगे भी। हम समझते हैं कि अब जब फेज निकलेगा तो निकलेंगे भी, प्रचार भी करेंगे। हमको नहीं लगता कोई मतलब सच कोई इशू वो है, बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक बात और उठी कि पूरे पन्ने में नीतीश जी की चिट्ठी छपती है, पूरे पन्ने में मोदी जी की अपील छपती है, न यहाँ उनका जिक्र न वहाँ इनका जिक्र। नहीं देखिए, पहले भी जब भी गठबंधन का जॉइंट प्रचार होता है, जॉइंट प्रचार में तो सबके बात जाते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना प्रचार करती है तो उसमें डालती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सब अपने सिंबल्स भी दिए हैं, सभी पार्टी का सिंबल्स भी दिया है। हमको नहीं लगता सिंबल ऊपर लगा दिए। हाँ तो ठीक है, सिंबल दिया, पॉलिटिकल। वो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रचार था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में अपनी बात रखी, पीएम का फोटो दिया और चारों पार्टी का सिंबल दिया। जेडीयू ने जब प्रचार किया तो अपनी पार्टी का सिंबल दिया और अपने नेता का बात कहा। अब आगे भविष्य में जेडीयू भी देगी सब पार्टी के सिंबल, एनडीए को बताते हैं कि खूब पर्चियां पहुंचाएंगी, लेकिन पीएम रैली में चिराग पासवान का नाम लेने के लिए राजी नहीं हुए। नहीं, हमको लगता है ये सब गलत बात है। पीएम ने तो स्पष्ट रूप से कह ही दिया कि 3 रैलियां, एक भी जिक्र नहीं। अब पीएम ये तो एक बात बताइए भाई साहब, मेरा सीएम कैंडिडेट जो है उस पर कोई भी पॉलिटिकल अपोनेंट लगातार हमले कर रहा है, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है, और मैं मंच से उसका जिक्र भी ना करूं। नहीं, जरूरी नहीं समझते होंगे प्राइम मिनिस्टर डजंट वांट टू गिव दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू हिम, दैट्स व्हाई। बट ही हैज सेड दैट भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग, और क्या बोलेंगे, स्पष्ट उन्होंने कह दिया। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई क्यों प्राइम मिनिस्टर को एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर इसी तरह से क्यों नहीं कहा है? प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग हिज ओन वे टू से थिंग्स। प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में हमारा है गठबंधन है जो नीतीश जी के नेतृत्व में है। उन्होंने स्पष्ट रूप से तो कह दिया। कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं, बात उन्होंने कह दिया। अब नहीं इंपॉर्टेंस देना चाहते होंगे इतना। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ग्राउंड की गड़बड़ियाँ बताई, अच्छी चीज़ें भी बता देता हूँ, है ना। बिजली को लेकर धुर विरोधी भी बोले। हालांकि भागलपुर के इलाके में पावर लूम चलाने वालों ने ये कहा कि हम बिल नहीं देते हैं, बिल गड़बड़ आता है, हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ। तो वो शिकायतें आई, पर मतलब जो कैमरे पे बुराई भी कर रहे थे मुख्यमंत्री की, उन्होंने भी कहा कि सब बिजली आती है। सड़कें कमोबेश जो गाँव के संपर्क मार्ग हैं वो अच्छे हैं। उन संपर्क मार्गों पर उस बिजली के नीचे खड़े विद्यार्थी ये बात नहीं कह रहे हैं कि सब अच्छा है, कह रहे हैं कि कितने मन से इनको लाए थे, अब तक 3 साल में बीए नहीं हो पाता है। एक पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, 3 साल में बीए नहीं हो पाता। आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, क्या है ये, मतलब इतने कमाल लोग हैं। सर, मेरा बिहार से पहला परिचय दिल्ली में जेएनयू में पढ़ते हुए हुआ। होनहार लोग, है ना। वही होनहार लोग जब पटना के बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो क्यों 5 साल 6 साल 7 साल रगड़ना उनकी नियति बन जाती है, और ये फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? ये हमको लगता है कि एक छपरा विश्वविद्यालय का 1-2 साल का छोड़ करके, सर मगध, गया, तिलका मांझी, भागलपुर, सब ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं कि देखिए ये एग्ज़ाम हुआ 6-6 महीने हुआ, फिर लेट हुआ, 4 साल 5 साल। अभी ये
कोविड के टाइम का डिले हुआ होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमको लगता है कि मोर और लेस सभी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट वन, आई एग्री, हम भी इससे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, छपरा विश्वविद्यालय के का एकेडमिक कैलेंडर ठीक नहीं हो पाया। बाकी हमारे समझते सभी विश्वविद्यालय। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हाँ, भागलपुर और गया का ठीक है। हाँ, क्योंकि लड़के क्या करेंगे फिर आपकी ये क्लिपिंग निकाल के अपने बयान डालेंगे। नहीं नहीं, वो ठीक है। हम एक दूसरे हमारे हिसाब से हमको छोड़े हुए 2 साल 2.5 साल हो गया एजुकेशन, बट एकेडमिक ईयर देखिए, एकेडमिक ईयर रेगुलराइज्ड है हमारे हिसाब से, और हमारी जितनी जानकारी है, हमारा मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय का एकेडमिक, क्योंकि हम तो खुद ही गए हैं बहुत सी जगह पर महामहिम के साथ इसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में, इसीलिए बिना रेगुलर किए हुए तो एकेडमिक कैरियर तो आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी। इस पूरी गड़बड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई? नहीं, ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ईयर गड़बड़, इन लोगों ने, बहुत से लोगों ने जो आया उसमें सब लोगों ने, जो भी वाइस चांसलर रहे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कभी। और बार बार हम जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब भी, जब भी गवर्नर के साथ मीटिंग होती तो सिर्फ जा कर के वाइस चांसलर्स को मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि आपसे हमारा यही आग्रह है कि आप एकेडमिक, हमसे एक्सपेक्टेशन है, जो पैसा मांगते हैं आप हम लोग देते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर रेगुलराइज करिए। तो हम सोचते उसके बाद काफ़ी, और जब हमारे जो अभी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने भी अपने समय में जब यहाँ राज्यपाल थे, उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर के लिए बहुत काम किया था। और उसके बाद हमारे जो इसके पहले जो गवर्नर आए थे, जो अपने जम्मू कश्मीर गए, सतपाल मलिक जी, उन्होंने भी बहुत एकेडमिक कैलेंडर के लिए काम किया था, जो हमारी जानकारी में है। तो ये दोनों राज्यपालों। एक बात बताइए, इसी बिहार में 1972 में केदार पांडे सीएम बनते हैं और पहला डंडा उनका यूनिवर्सिटीज़ पे गिरता है। कहीं वो नागमणि को, आईएएस को भी वीसी लगाते हैं, कहीं कुछ रिजल्ट गिर के 10% पे आता है, लेकिन 1.5 साल 2 साल में जितने ये जिगर के टुकड़े नकल करने के आदी हो गए थे, सब दुरुस्त हो जाते हैं। आपने कई मोर्चों पे जो सख्ती दिखाई, वो यूनिवर्सिटी के मोर्चे पर अनुनय विनय में क्यों बदल गई? इंश्योर करिए ना सर, 2 साल 5 साल 10 साल, कितना समय चाहिए इसको फॉर वंस एंड ऑल फिक्स करने के लिए? नहीं देखिए, अभी अगर आप उस पर जाइएगा, अगर पूरा एजुकेशन सिस्टम पर बढ़े तो बड़ा लंबा। नहीं, मैंने सर स्पेसिफिकली अभी हायर एजुकेशन पर ही कह रहे हैं। पहले क्या थी हमारी कैपेसिटी जो थी, अगर आप देखिएगा आज से 10 साल 15 साल पहले हमारी कैपेसिटी, मेट्रिक की कैपेसिटी 4 लाख 5 लाख बच्चे हमारे यहाँ मैट्रिक करते थे। अब आजकल हमारे यहाँ 14 लाख बच्चे मैट्रिक करना शुरू कर दिए। आप उसमें, पहले हमारे यहाँ 1.5 लाख बच्चियाँ मैट्रिक करती थी, 4 लाख में 1.5 लाख, 5 लाख में 1.5 लाख करती थी, अब 7 लाख बच्चियाँ मैट्रिक कर रही। और आपने यूनिवर्सिटीज़ जो है आपने बढ़ाना शुरू नहीं किया, कॉलेजेस बढ़ाना शुरू किया। कॉलेज का आपका स्ट्रेंथ उतना ही है। आपके यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के थे, वो पहले जो हुआ करता था यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से, तो उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ थी। उसमें आपने देखा होगा, चेयरमैन, जब लालू जी का रिजीम था तो चेयरमैन सब जेल चले गए थे, पकड़ा गए थे, बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई। उसके बाद सीएम ने आकर के उसको बंद कर दिया कि नहीं, ये पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसको बंद करो, इसको भंग करो। और उसके बाद उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन उस स्पीड में अपॉइंटमेंट्स कर नहीं पाई जिस स्पीड से करना चाहिए था। फिर भी बहुत प्रयास किया, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है और चाहते थे कि सब सिस्टमैटिक हो, ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जब हम एजुकेशन मिनिस्टर आए तो हमने इनिशिएटिव लिया और फिर मुख्यमंत्री जी से बात करके फिर यूनिवर्सिटी सर्विस, अब है कि पूरी बहाली हमारी निकली हुई है। करीब हम समझते हैं 3-3.5 हज़ार के आसपास की असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली निकली हुई है। कुछ बीपीएससी में भी है, बीपीएससी ने किया भी है बहुत से, इधर 1 साल 1.5 साल में काफ़ी बहालियाँ डिफरेंट। आई एग्री, खुद मेरे कई क्लासमेट्स ने यहाँ एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। हाँ, बहालियाँ की भी हैं। लेकिन क्या है ना कि ये तो हुआ एक अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस, बट है कि आप उस तरह से आप कॉलेजेस को डेवलप नहीं हो पाया, आपके सिस्टमैटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। जो वाइस चांसलर और पूरा का पूरा जो हायर एजुकेशन है, वो वाइस चांसलर, मतलब महामहिम के पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिसको बोलते हैं पावर जो है, वो महामहिम के पास है, राज्यपाल के पास है। हायर एजुकेशन में तो स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका इतनी ही है कि जो फाइनेंसेस की ज़रूरत है और जो सैलरीज है वो टाइम से उनको जाना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत हमारा इंटरफेरेंस हायर
हायर एजुकेशन में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स का नहीं है। वीसी के सिलेक्शन में कोई सही नहीं होता? नहीं, वीसी के सिलेक्शन में तो अब सिर्फ पैनल्स आते हैं, 3 पैनल गवर्नर पैनल को अप्रूव करती है, 4 आदमी 5 आदमी के पैनल को। पैनल जो है वो मंगाता है, इंटरव्यू करके 3 आदमी का पैनल देता है, 3 आदमी के पैनल में से आपको सेलेक्ट करना है। मतलब अब नाराजगी किसी की हो यूनिवर्सिटी में तो वो मुख्यमंत्री के बजाय महामहिम को दोषी ठहराए। देखिए, महामहिम को दोषी ठहराए नहीं ठहराए इस पर तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन है क्या कि जिस चीज़ पर आपका फुल कंट्रोल नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसके ऊपर डालिएगा। जैसे आपके ऊपर अब आप ललन टॉप का करते हैं, अब आज तक पे कुछ चलेगा तो हम आपको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? हाउ कैन आई से दैट कि आप कैसे आज तक पे चलवा रहे हैं, हम आपको कैसे ब्लेम? तो आज तक कब जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। जो पूरे मेरे पर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरे पर कंट्रोल नहीं है तो वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर कैसे आ सकती है? हाँ, ये है कि अगर हमारे टीचरों की सैलरी नहीं जा रही हो समय से, जो यूनिवर्सिटीज़ का जो अलॉटेड फाइनेंस है वो टाइम पर नहीं जा रहा हो, देन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई उसके चलते हम गड़बड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये बताइए कि जब हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पढ़ते हैं कि वो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, प्रेसिडेंट थे, फिर जेपी के मोर्चा का हिस्सा बने, और फिर एक वीडियो आता है कि इंजीनियरिंग में भर्ती की मांग कर रहे लोगों पे लठ चल रहा है। तो ये जो विद्यार्थी आंदोलन से जन्मे नेता हैं वो विद्यार्थियों की मांगों पे क्यों इस तरीके से? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोले बीपीएससी की भर्ती नहीं आती, बार बार भर्ती आती, ये होता है वो होता है, 4-4 बरस में बैच निकलते हैं। बीपीएससी तो आप देख लीजिए ना कि हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप उठा कर देख लीजिए बीपीएससी का कि रेगुलराइज है कि नहीं बीपीएससी। हर साल प्रक्रिया पूरी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कोर्टबाजी में नहीं फंस रही है? नहीं, अब कोर्टबाजी तो अब कोर्ट के लिए क्या है, कोर्ट के लिए आप कल जा करके कल जाइए कोर्ट। कहते हैं ना कि देखिए क्वेश्चन पेपर में ये आया, ये इस क्वेश्चन को लेकर किसी ग्राउंड पर ही जाते हैं ना, तो डेटा अब है, देखिए है क्या कि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, जैसे सरकारी नौकरी सबको देना पॉसिबल नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट, कोई कंट्री नहीं दे सकता है। बट द है क्या कि हाँ, हम ट्रांसपेरेंट, जिसकी बहाली हो रही हो वो ट्रांसपेरेंट हो, सो दैट कि कल आपको कंप्लेन नहीं हो कि ये हाँ, ये नहीं, ये क्लेमेंट हम बेटर हैं इससे, ये कैसे आ गया, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तो जाब्ता बीपीएससी का, अब पहले की जो स्थिति थी यहाँ पर बिहार में, बीपीएससी के चेयरमैन, 2-2 चेयरमैन जेल चले गए। हमारे समय में कोई जेल गया? हमारे यहाँ तो इतनी बहाली हुई, हमारे यहाँ तो कोई नहीं जेल गया। हमारे यहाँ जो गड़बड़ी यहाँ पर हमारे समय में जिन्होंने गड़बड़ियाँ की वो भी आज जेल में हैं। स्कूल सेकेंडरी जो हमारा जो अपॉइंटमेंट्स होता है वहाँ पर, तो हम लोगों ने तो सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास किया है कि भाई जो भी हमारे बच्चे हैं उसमें मरमरिंग नहीं हो। और पहले क्या था, पहले मुख्य कानून था, जिसको जो पैरवी कर दिया जो हो गया, इसीलिए तो सब लोग जेल गए। प्राइमरी एजुकेशन की पजल सुलझती नहीं है। कई उत्तर भारतीय राज्यों से हमेशा एक ना एक धड़ा शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों का, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मानदेय, इस पर उस पर आंदोलनरत रहता है, और बिहार में भी यही स्थिति है। हमको कई शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने कहा कि ये जो नीतीश जी ने मुखियाओं के तहत भर्ती करवाई थी वो कांटा बनी हुई है। क्या है चक्कर, ये फिक्स क्यों नहीं हो पा रहा है ये? देखिए, ऐसा है कि जब नीतीश जी आए थे बिहार में तो 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे। तो नीतीश जी की चिंता हुई कि अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल के बाहर रहेंगे तो हमारे यहाँ इलिटरेट लोगों की संख्या बढ़ जाएगी बहुत आने वाले समय में। तो उन्होंने 25,000 प्राथमिक विद्यालय इस प्रदेश में बनाए। पहले तो पीपल के पेड़ के नीचे, उसके नीचे कहीं पर पढ़ाई होती थी। बहुत से ऐसे विद्यालय थे जो विद्यालय थे ही, मतलब नाम कागज़ पे विद्यालय थे मगर उनका कोई भवन ही नहीं था। 25,000 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए और लगभग 3,75,000 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, जहाँ पे स्कूल थे वहाँ पर एडिशनल स्कूल रूम्स के लिए स्कूल रूम्स बनाए गए। और आज 0.5% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। तालमी मरकज, टोला सेवक के माध्यम से उन बच्चों को स्कूल के अंदर लाया गया। एफर्ट हुआ, ये 12% बच्चे की संख्या बहुत होगी बिहार में, 12% बच्चे मतलब संख्या बहुत होगी, तो उनको स्कूल के अंदर लाए। तो उस समय लोगों ने बताया कि भाई जो हम नीतीश जी ने जो पॉलिसी आई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, तो शिक्षा मित्र की बहाली हुई और शिक्षा मित्रों के माध्यम से लोगों को पढ़ाने का काम शुरू किया गया। धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ता गया। उसके बाद हुआ कि
इसको और ट्रांसपेरेंट करो, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग हैं वही अपॉइंटमेंट करें, क्योंकि जब यहाँ से अपॉइंटमेंट्स होंगे तो अपॉइंटमेंट जो है फिर सब लोग सेंट्रलाइज होगा तो गड़बड़ी करने लगेंगे अपॉइंटमेंट्स। तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से इसको इन्होंने किया कि भाई वो लोग अपॉइंटमेंट करेंगे, सो दैट कि क्योंकि उनके खुद के पंचायत के स्कूल का टीचर का अपॉइंटमेंट होना है, सो दैट दे विल बी मोर केयरफुल कि भाई हमारे यहाँ अच्छा टीचर आए, पढ़ाने वाला टीचर। बट उन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ की, ये तो बात है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ की। हम तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, हमने देखा है। और लेकिन फिर भी अब उसके बाद हम लोगों ने टीचर बाद में हुआ कि भाई टीचर एबिलिटी टेस्ट जो है उसको पास होना चाहिए, फिर टीचर एबिलिटी टेस्ट भी हुए, कुछ लोग पास करके बच, कुछ चंक अभी बचा हुआ है जो पास नहीं कर पाया। अब जो लोग समान काम समान वेतन की मांग करते हैं, तो अब है क्या कि वो लोग तो किसी कंपटीशन से तो आए नहीं है ना भाई, अपॉइंटमेंट्स तो वैसे हुए नहीं। समान योग्यता की भी बात हो, समान योग्यता की भी बात हो, पढ़ाने की भी बात हो, ठीक है आप पैसा लीजिए, आप पैसा ज़्यादा आपको मिल जाए। और आज भी जो भी माननीय नेता ने जो भी हुआ है वो तो क्या बोलते हैं, आपको इनके माध्यम से ही हुआ। आज जो भी सैलरी है, किस सैलरी पर आए थे और आज क्या सैलरी है, वो भी आप देखिए ना। आपके पॉलिटिकल अपोनेंट तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो समान वेतन देंगे। कहाँ देखिए ये सब। अच्छा, एक बात बताइए ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, हमने कई जगह देखा है कि सरकारों को सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी बड़ा परेशान करती है चुनाव के वक्त, और उसकी एक वजह ये भी है कि जो इलेक्शन कराने की मशीनरी है उसका ये सब अहम हिस्सा होते हैं, पीठासीन अधिकारी और बाकी सब। तो आप लोगों को ये चिंता नहीं हो रही है कि सरकारी कर्मचारी और ख़ास तौर पर शिक्षक नाराज़ हैं, विपक्षी कह रहा है सबको देंगे समान वेतन, तो नैरेटिव गड़बड़ा सकता है? नहीं, देखिए वो लोग भी समझते हैं कि ये संभव नहीं है, जो तेजस्वी जी कह रहे हैं वो संभव नहीं है। और ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, जो टीचर सब सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बातों को खारिज किया। लेकिन फिर भी माननीय नेता ने तो अभी तत्काल ही उन लोगों की सैलरी को हाइक किया है। अभी चुनाव के पहले उन्होंने, और अभी तक जितना बार भी सैलरी बढ़ी है या जो भी उनको फैसिलिटीज़ बढ़ा है वो तो नीतीश कुमार ने ही दिया है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो लोग किसी तरह से कोई नाराज होने की कोई बात उनकी होगी, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी जितना भी मिला है नीतीश कुमार ने ही दिया है, और भविष्य में भी जो कुछ करेंगे वो नीतीश कुमार जी ही करेंगे। अच्छा, एक सेकंड लास्ट सवाल, चुनाव का समय है, बहुत समय ले लिया आपका। पोस्ट नीतीश जेडीयू होगी, नहीं होगी, कैसी होगी, क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन, इन सब को लेके पॉलिटिकल साइंटिस्ट खूब माथापच्ची करते हैं। आप भी दावेदार हैं, आप भी अपने विचार बता दीजिए। नहीं, देखिए हम तो दावेदार नहीं, हम तो बस इतना हमारे है कि हमको कहीं जिस जगह पॉलिटिक्स में रहें, हमको पॉलिटिकल स्पेस मिले राजनीति करने के लिए। हम बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा और बहुत बड़ा कोई लेकर के हम जिंदगी नहीं जीते हैं। हम तो महादेव के भक्त आदमी हैं, प्रभु जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे। और हम लोग बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर राजनीति नहीं करते हैं कि कल हम क्या हो जाएंगे, कल क्या। पॉलिटिक्स करते हैं, उस पॉलिटिक्स का स्पेस मिलना चाहिए, जहाँ भी रहें उतना स्पेस मिलना चाहिए पॉलिटिक्स करने का। दैट्स ऑल। मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ। पोस्ट नीतीश जेडीयू सक्सेशन प्लान की एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप किसको तैयार किया जा रहा है भविष्य के नेतृत्व के लिए? नहीं, ये तो अभी तक तो अगर आप देखिएगा तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर, तो पार्टी में नेता ही हैं। अति पिछड़ों में देखिएगा तो पूरा सेकंड लाइन हमारा तैयार है। अगर दलितों में देखिएगा तो हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, नेतृत्व हमारा। अपर कास्ट में देखिएगा तो बहुत से नेतृत्व है। नीतीश जी के पास तो नेतृत्व की कमी थोड़ी है, नीतीश जी के पास तो बहुत नेतृत्व है। हर जिस कम्युनिटी में चाहेंगे नीतीश जी वो सेकेंड लाइन तैयार कर रहे हैं, और सेकेंड लाइन जिनको चाहेंगे उनको दे सकते हैं। ये परसेप्शन क्यों रहता है कि जेडीयू का चेहरा और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी ये नहीं कहा जाता कि बूथ लेवल तक जेडीयू का ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत स्ट्रांग परसेप्शन है बिना पॉलिटिकल बायस्ड के, कि फेस इनके पास है और ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है बूथ लेवल। ये गलत नैरेटिव लोग सेट करते हैं। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष और बूथ के हमारे पंचायत अध्यक्ष तक हमारे बने हुए हैं, और इस पर पार्टी ने बहुत काम किया है। नैरेटिव ये भी सेट होता है कि पूछ लीजिएगा किसी भी जिलाध्यक्ष से, आपकी आखिरी बार मुख्यमंत्री से बात कब हुई थी आमने सामने? नहीं, क्या बात करते हैं।
ये तो मुख्यमंत्री से बराबर बात होती है। मुख्यमंत्री तो अभी कोविड के बंद में भी मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से सब लोगों से बात किया था, सब जिला अध्यक्षों से बात किया, सभी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हैं उनसे बात हुआ, जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनसे। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिन तक लगातार लगभग 2-3 हज़ार लोगों से बात किया है और टू वे बात किया है कोविड के दौरान। क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्या हम लोगों का जो स्कीम्स है वो जनता के पास जा रही है कि नहीं जा रही। हम नहीं समझते हैं कि किन्हीं को ये इशू है। और कोई भी जिला अध्यक्ष क्या, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, दूसरा आदमी भी फ़ोन करता है, नीतीश जी फ़ोन पर सबसे बात करते हैं, ऐसा हमको नहीं लगता ये गलत बात है। कि चुनाव के समय अमूमन बड़े नेता, सत्ता के सीधे दावेदार खूब इंटरव्यू देते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का एक और जरिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई इंटरव्यू नहीं आया, कल पहले चरण का मतदान है। नहीं, हमको लगता है कि नीतीश जी के पास समय नहीं मिल पा रहा है, और जब भी जैसे भी समय मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं है कि ही डजन मतलब इंटरेक्शन से भाग रहे हैं या इंटरेक्शन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है ना। मॉर्निंग में उनको सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो निकल जाते हैं, शाम में 5-6 बजे आते हैं। उसके बाद पूरे प्रदेश के जो लोग हैं उनसे बात करना, उन लोगों से करना, इंटरेक्ट करना, दूसरे दिन की मीटिंग्स की तैयारी करना, उसके चक्कर में है। उसके बाद वर्चुअल मीटिंग करना, लौटने के बाद वर्चुअल मीटिंग भी करते हैं जहाँ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सर विधानसभा में तो इस बार जा नहीं पा रहे हैं। तो जो मतलब अपनी पार्टी के भी हर विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, मतलब अलायंस पार्टनर की तो पार्टी का छोड़ दीजिए, हम अपनी पार्टी के ही सभी विधायकों के पास नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो आधा घंटा 1 घंटा तो अस्थिर से नहीं इंटरव्यू देंगे। कोई कुछ ऐसा बात कह दिए या कोई किसी ने ऐसा कोई प्रश्न कर दिया तो ही शुड बी मेंटली इन ए स्टेबल कंडीशन टू गिव इंटरव्यू। तो वैसे तब समय ही नहीं मिल पा रहा है। 115 में कितनी सीटें जीतने का अनुमान है आप लोगों का? 115 पर आप लोग लड़ रहे हैं, कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? हम समझते हैं कि हम लोगों का एक्चुअली हम ये कहना तो कि हम कितनी सीटों में 2 तिहाई बहुमत हमारा आएगा, 2 तिहाई बहुमत एनडीए को आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पे लोगों को भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि नीतीश कुमार ने डिलीवर किया है, और भविष्य में जो भी मिलना है इस प्रदेश को और आगे वो नीतीश कुमार, क्योंकि जो बाकी जो लोग इनके सामने हैं उनमें ना अनुभव है, ना उनके पास कोई इस तरह का प्लान है। और जिस तरह का बिहार को जिस कठिन परिस्थिति से 118 नरसंहार, जातीय उन्माद, धार्मिक दंगे, राजनीतिक अपराधीकरण की अपराधियों का राजनीतिकरण, इसमें विभेद करना मुश्किल था, वैसी परिस्थितियों से नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को निकालने का काम किया है। जहां मूलभूत संरचना नहीं थी, 70 साल के 60 साल की आज़ादी के बाद प्रदेश में बिजली नहीं था। आप बिलीव कर सकते हैं कि प्रदेश में बिजली नहीं था, प्रदेश में सड़क नहीं थी, लोगों को 8-8 घंटा लगाता एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो वैसे प्रदेश को निकाल करके इन परिस्थितियों में लाया है जहां पर कि एक भी दंगा नहीं, एक भी नरसंहार नहीं। क्या कारण था कि इस प्रदेश में नरसंहार बंद हो गए? व्हाट वाज द रीजन कि इस प्रदेश में नरसंहार बंद हो गए, जातीय उन्माद खत्म हो गया? तो इस नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को इम्पावर्ड किया पंचायती राज व्यवस्था में, जो अति पिछड़ों को इम्पावर्ड किया, जो लोगों को पार्ट बनाया इस गवर्नेंस का, ये एक बहुत बड़ा नीतीश कुमार का जी का प्लान था पूरा कि हम कैसे इन सब लोगों को इनकॉर्पोरेट करें अपने सिस्टम में। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जो सामाजिक समरसता है वो नीचे लेके धरातल से ऊपर तक सामाजिक समरसता है, प्रदेश में शांति है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों को विश्वास है नीतीश कुमार पे। बात फिर से लोगों की धैर्य पर आ गई नेताजी घेरे में के इस एपिसोड में इतना ही। आपने नेताजी के बयान सुने, दावे सुने, दलीलें सुनी। अब आपकी बारी है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ज़रूरी है। शुक्रिया।